नमस्कार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। पलामू में बुजुर्ग दंपति हत्याकांड का खुलासा हुआ है। यहां पड़ोसी युवक ने ही बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या की थी। दरअसल बुजुर्ग होने के नाते कभी कभी वे युवक को गलत कामों के लिए फटकार लगाते थे और इसी बात से नाराज होकर युवक ने दंपति की हत्या कर दी। मृत महिला का मोबाइल फोन बरामद हो गया है, जबकि हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की खोज के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं पलामू से हमारे सहयोगी संजय भारती। पलामू के मेदिनीनगर स्थित कुंड मोहल्ला में हुए निर्मम हत्याकांड में जिसमें 2 बुजुर्गों की गला रखकर हत्या कर दी गई है, इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जी हां, आपको बता दें कि एक युवक को पुलिस ने जो हिरासत में लिया था, पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वो युवक पड़ोसी ही है और एक पड़ोसी ने ही दोनों बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या कर दी। थाने में फिलहाल आपको बता दें कि तफ्तीश लगातार जारी है और जो सूचना मिल रही है कि जो मृत महिला है उसका मोबाइल फ़ोन पुलिस ने जब्त कर लिया है और जो हथियार हैं उस युवक के कहने पर जो संदिग्ध स्थान है वहां पर छापेमारी चल रही है ताकि हथियारों को जल्द बरामद किया जा सके। एक बड़ी सफलता यह मिली है कि पड़ोसी ने ही दोनों बुजुर्ग दंपति की हत्या की थी। मामला अब साफ हो गया है क्योंकि पलामू पुलिस ने पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया है। बस नाम की घोषणा करना अभी फिलहाल बाकी है क्योंकि नाम की घोषणा अभी तक नहीं की गई। हो सकता है कि आज ही 2-3 घंटे के अंदर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाए। जैसे ही हथियार बरामद हो जाते हैं, जो हथियार छुपा कर रखे गए हैं अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस लगातार हथियारों के लिए सर्च अभियान चला रही है। उम्मीद है कि जैसे ही हथियारों का जखीरा मिल जाएगा, जो हथियार प्रयोग किए गए थे हत्या के लिए, जैसे ही वो हथियार जब्त कर लिए जाएंगे, पुलिस तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देगी। हालांकि आपको बड़ी खबर हम ये बता दें कि पड़ोसी ने ही दोनों दंपति की हत्या की थी। वो भी एक छोटी सी मामूली सी बात के लिए। कभी कभार वृद्ध दंपति फटकार लगाते थे गलत कामों के लिए एक युवक को, और इसी बात से चिढ़े युवक ने बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या कर दी। अभी जो बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि मोबाइल फ़ोन जो मृत महिला है उसका मोबाइल फ़ोन पुलिस ने जब्त कर लिया है। एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। साथ ही हथियारों को भी जब्त करने की प्रयास लगातार तेज हो रही है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संजय भारती, न्यूज़ 18 पलामू। और देखिए, रामगढ़ में हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। हाथियों का झुंड गोला प्रखंड के गांव में लगातार उत्पात मचा रहा है। पूरबडी के बाद हाथियों का दल बरवाटाड़ पहुंचा, जहां स्कूल भवन का दरवाजा तोड़कर उसमें रखा चावल चट कर गए। इससे ग्रामीण खौफ में दिख रहे हैं। वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम लगातार हाथियों को भगाने में जुटी है, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिल रही है। और देखिए तस्वीरें आपके सामने। रामगढ़ में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। वन विभाग लगातार कवायद कर रहा है कि हाथी को किसी तरीके से जंगल की ओर भगा दिया जाए, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की सूझबूझ से एक महिला रेल यात्री की जान बचाई जा सकी। दरअसल रांची सासाराम एक्सप्रेस ट्रेन खुलने के बाद एक महिला ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी बीच गेट का हैंडल वो नहीं पकड़ सकी, जिसकी वजह से फुटबोर्ड से घसीटने लगी। ट्रेन की खिड़की से एक व्यक्ति ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहा। इसी बीच ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान मृणाल कांति घोष की नजर महिला पर गई, जिसके बाद उसने दौड़कर महिला की जान बचाई। इसी बीच हल्ला होने पर गार्ड ने भी ट्रेन को रोक दिया, जिसके बाद महिला सुरक्षित तरीके से ट्रेन में सवार होकर आगे के लिए रवाना हो गई। न्यूज़ 18 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि चलती ट्रेन में कभी भी चढ़ने की कोशिश न करें, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है और थोड़ी सी चूक आपकी जान पर भी बन सकती है। उफान पर बह रही गंगा नदी बिहार के साथ साथ झारखंड के साहिबगंज में भारी तबाही मचा रही है। पिछले 15 दिनों से हर दिन गंगा का जलस्तर 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, जिससे यहां गंगा खतरे के निशान से ऊपर करीब 1 मीटर बह रही है। हालात ये हैं कि गदाई दियारा इलाके के करीब 1.5 दर्जन मोहल्लों में पानी घुस गया है।
सैकड़ों घर डूब गए हैं। लोग ऊंचे ठिकानों की तरफ पलायन करने को मजबूर हैं। बाढ़ पीड़ितों की शिकायत है कि सरकार और प्रशासन की ओर से अब तक कोई मदद नहीं दी गई है, जिससे लोग भूखे मरने को विवश हैं। उधर से पानी हो गया है लाभ, हम लोग बाल बच्चा छोड़ के चले आए, सब जिनिस पत्थर फंस गया, क्या करेंगे हम लोग का ना ओझा सरकार कभी नहीं आता है देखने के लिए, देखभाल करने के लिए। हम लोग भूखे मर रहे हैं 4 दिन से, कभी नहीं सरकार आता है, क्या करेंगे। बाल बच्चा लेके चले आए, तिरपाल नहीं है, कुड़िया लेके आए हैं, कुछ नहीं है, हम लोग झाड़ी में भीज रहे हैं, बाल बच्चा लेके खाने के राशन पानी नहीं है, क्या खाएंगे, कुछ नहीं है, भूखे रहे हैं हम लोग। 10 दिन से हो गया, 10 दिन। सरकार से मांग कर रहे हैं जो हमारे गरीब के जो है मैंने राहत मिलना चाहिए। गरीब जो है तो 2 दिन 3 दिन जो है भूखा रह जाते हैं। उनका जो है तो मैंने नहीं लकड़ी मिलता है, नहीं गैस की व्यवस्था होता है, पानी में उन लोग नाव के कारण जो है तो कहीं जा नहीं पा रहा है। वहीं गोड्डा में बालू माफिया के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान जिला खनन पदाधिकारी ने 15 बालू लदी गाड़ियां जब्त की। गुप्त सूचना के आधार पर पौड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के दाडे में छापेमारी की गई थी। छापेमारी टीम में डीएमओ के साथ एसडीपीओ और कई अधिकारी शामिल थे। पुलिस टीम की छापेमारी से हड़कंप मचा रहा। वहीं सभी ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद प्रशासन की ओर से लॉक तोड़कर गाड़ियों को थाने तक लाया गया। वहीं कोरोना जांच में लापरवाही और धांधली की शिकायत आम बात है, लेकिन बोकारो में जब पूर्व मंत्री अमर बावरी के कोरोना रिपोर्ट में गड़बड़ी की बात सामने आई तो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। कोरोना जांच में गड़बड़ी किसी मामूली लैब से नहीं हुई, बल्कि मामला लाल पैथ लैब से जुड़ा है। अमर बावरी को 9 अगस्त को दिल्ली जाना था, जिसे देखते हुए उन्होंने लाल पैथ लैब में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल दिया। 9 अगस्त को अमर बावरी दिल्ली पहुंच गए, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। अपना कार्यक्रम छोड़कर वे वापस रांची लौट आए। जब दूसरे लैब में उन्होंने फिर जांच कराई तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद अमर बावरी ने लाल पैथ लैब पर मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सिविल सर्जन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जब सिविल सर्जन के ऑफिस से फ़ोन आया बोकारो से, जब ये आपको पॉजिटिव रिपोर्ट आया है, आप कहाँ हैं, तो मैंने कहा कि भाई रिपोर्ट तो पॉजिटिव आया, लेकिन मैं पॉजिटिव नहीं हो सकता है रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी हो। कहना चाहता हूँ कि मेरे जो नुकसान और लाल पैथोलॉजी के साथ ही ये दोनों ही मामले जुड़े हुए हैं। संजोग ऐसा है कि दोनों ही मामले लाल पैथोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो मैंने ये लिखित रूप से सिविल सर्जन से मांग करी है कि जैसे लाल पैथोलॉजी के ऊपर आप जांच करिए कि भाई इस तरह की गड़बड़ियाँ क्या हम लोगों के साथ हो रही तो आम लोगों के साथ कैसे हो रहा। और भी हमारे सहकर्मी हैं, उनसे बात करके एक टीम गठित करेंगे, लाल पैथोलॉजी का जांच करवाएंगे। यदि कुछ गलत होगा तो जो भी समुचित कार्रवाई होगी, जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो होगी। कहीं ना कहीं लग रहा है, प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक है। वहीं झारखंड में 28-38 ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से लगने हैं। हालांकि डेडलाइन पूरी होने के बाद भी काम अब तक अधूरा है। रांची के सदर अस्पताल और रिम्स अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार जरूर है, लेकिन अब तक कनेक्शन नहीं मिल पाया है, जिससे ये शुरू नहीं हो सका है। ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए देश भर में तैयारियां की जा रही है, तो वहीं राजधानी रांची हो या फिर झारखंड का पूरा प्रदेश, यहाँ भी तैयारियां जो है वो पूरी तरह से की जा रही है। पीएम केयर्स फंड की तरफ से 38 जो ऑक्सीजन प्लांट है वो राज्य को मिले हैं और उसे लेकर तमाम जगहों पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। अगर राजधानी रांची की बात की जाए तो यहाँ पर रिम्स हो या फिर सदर अस्पताल, दोनों जगह जो ऑक्सीजन प्लांट है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। हालांकि जो बेडों तक इनकी कनेक्शन है, जो पाइपलाइन बिछने हैं वो बिछ चुके हैं, हालांकि कनेक्शन जो है वो अभी तक नहीं कंप्लीट हो पाया है, जिस वजह से ये पूरी तरह से कार्यरत नहीं है। हालांकि निर्माण कार्य पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है दोनों जगहों पर। वहीं अगर पूरे राज्य की बात की जाए तो 38 जगहों पर जो ऑक्सीजन प्लांट है वो लगने थे और उसे लेकर हर जगह जो तैयारियां हैं
वो माकूल हैं और जल्द ही उसे पूरा कर लिए जाने की बात की जा रही है। हालांकि जो डेडलाइन था वो क्रॉस कर चुका है और उस वजह से कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि इस गंभीर मामले पर भी सरकार गंभीर क्यों नहीं है, क्यों नहीं स्वास्थ्य महकमा ने इसे डेडलाइन के अंदर पूरा किया। हालांकि पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट भी गंभीर है और सदर अस्पताल के मामले को लेकर हाईकोर्ट खुद मॉनिटरिंग कर रहा है। अब देखना होगा कि सरकार तीसरे लहर से पहले जो दावे कर रही है उसे कब तक पूरा कर पाती है और किस तरह से लोगों को राहत पहुंचा पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति को लगातार संवारने का दावा सरकार की ओर से किया जाता है, लेकिन रांची सदर सहित काके प्रखंड हॉस्पिटल में यह दावा खोखला साबित हो रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड के लिए करोड़ों रुपए केंद्र की ओर से दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। झारखंड के स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों के इलाज के दावे किए जाते हैं। इसके तहत स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध भी कराना है, लेकिन इसमें कई अड़चन भी सामने आ रही है। इसकी वजह है आधारभूत संरचना की कमी, जिसमें राज्य के आधे से अधिक पीएचसी महज एक डॉक्टर के भरोसे हैं। वहीं भवन और जगह की कमी से चाहकर भी स्वास्थ्य सुविधा में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो हमको जगह की बहुत कमी है। हम लोग चाह के भी माने ज़्यादा सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। जैसे देख लीजिए कि एएनएम का रिटायरिंग रूम हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। लेबर रूम हम लोग का बहुत अपडेटेड नहीं है और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक्सरे लगे, हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड लगे, लेकिन जगह ही नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रूरल हेल्थ स्टैटिक्स रिपोर्ट पर अगर गौर करें तो राज्य में अलग ही तस्वीर नजर आती है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में कुल 203 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। इनमें से आधे से अधिक यानी 140 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महज एक डॉक्टर तैनात हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कोई ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जहां 4 या इससे अधिक डॉक्टर कार्यरत हों। राज्य में 3 डॉक्टर वाले पीएचसी की संख्या केवल 14 है, जबकि 42 ऐसे सेंटर हैं जहां 2 डॉक्टर ही तैनात हैं। वहीं 7 केंद्र में एक भी डॉक्टर पोस्टेड नहीं है। वहीं 100 पीएचसी बिना लैब तकनीशियन, 117 केंद्र बिना फार्मासिस्ट और 55 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना महिला डॉक्टर के संचालित हैं। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था दिख रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इसके बाद भी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर सतर्क दिख रहे हैं। यदि ऐसी विपरीत परिस्थितियां आई तो उसको हम किस तरीके से और बेहतर उसमें प्रबंधन करेंगे, वो सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने पूर्व में ही तैयारी कर रखी है। और उसके क्रम में राज्य के बहुत ऐसे ज़िले हैं जहां पर हम लोगों ने पीकू वगैरह बेड वार्ड जो है बनाए हैं और लगातार बेडों की संख्या भी बढ़ाई है, तो कहीं से भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना महामारी ने झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत सामने ला दी। तैयारियों के तमाम दावे मरीजों की बढ़ती संख्या के आगे धरे के धरे रह गए। अब जब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तब जरूरत है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की, ताकि इलाज में आ रही बाधा दूर कर मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन कुमार की रिपोर्ट। वहीं एनआईए ने झारखंड में 3 माओवादियों के ठिकाने पर दबिश दी। मामला पश्चिमी सिंहभूम के टोकलो थाना क्षेत्र में लाजी जंगल में बम विस्फोट का है, जिसमें झारखंड जगुआर के 3 जवान शहीद हो गए थे। 4 मार्च 2021 को हुए विस्फोट मामले में एनआईए को टीम ने रांची और चाईबासा में छापेमारी की। एनआईए की टीम ने लांजी निवासी सुखराम रामताई, तमाड़ निवासी मंगल मुंडा और महादेव मुंडा के ठिकानों को खंगाला, जिसमें कई अहम दस्तावेज और हाथ से लिखी डायरी मिली है। आपको बता दें कि इसी साल 4 मार्च को लांजी जंगल में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आईडी बम विस्फोट किया था, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। इस मामले में मार्च में ही एनआईए ने टेकओवर कर लिया था।
वहीं धनबाद में नगर निगम की दर्जनों बसें यार्ड में रखे रखे कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। करोड़ों की बसों का कोई हिसाब नहीं है। कई तो ऐसी बसें हैं जो कभी चली ही नहीं। बावजूद इसके नई बसें लाने की फिर से तैयारी की जा रही है, जिसके लिए डीपीआर भी बनाया जा रहा है, जिसको लेकर धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने सवाल उठाए हैं। वहीं धनबाद नगर निगम के आयुक्त की दलील है कि कबाड़ हो रही बसें काफी पुरानी हो चुकी हैं, जिसे दोबारा नहीं चलाया जा सकता। पुराना सामान सब पड़ा कबाड़ में पड़ रहा, फिर आप खरीदे जा रहे हैं। सब चक्कर है, माया। अब वो जांच करे, जब अपना सरकार जांच करे, कोई छुपा हुआ है कि क्या है, खेला है क्या नहीं है, कौन चीज है, लोग जांच करे, जो अपना निकाले, वो काम मेरा नहीं है। बस खरीदने के बाद अभी हम लोग रूट सेलेक्ट कर रहे हैं, और रूट जो हमारा बस होगा कि बस हमेशा मूवमेंट की अवस्था में, कि ऐसा बस रहेगा कि 10 मिनट पर हमेशा एक स्टॉप से बस क्रॉस करेगा। तो नई बसें भी खरीदी जाएगी इसके लिए? अब वो तो डीपीआर बनने के आधार पे होगा कि पीपी मोड पे हम लोग कर रहे हैं या कर रहे हैं, और ज़्यादातर उम्मीद है कि पीपी मोड पे करेंगे हम लोग। खबर गोड्डा से है, जहां शहरी जलापूर्ति योजना का ये हाल है कि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से सड़क किनारे झरना बन गया है और हर दिन लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। ये हाल तब है जब लगभग हर जगहों पर पाइप लगा दिया गया है, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं ऐसी ही स्थिति दिखती है, जिससे शहरी जलापूर्ति योजना सफल नहीं हो पा रही है। सोचा ये पार हो गए ना, कौन है और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।